Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class we are going to discuss a topic and it is deriving the demand function from elasticity of demand. Derivation of demand function from elasticity of demand. See, in the topic of application of derivatives, we learned how can we obtain the elasticity of demand from the demand function. But now if we have the elasticity and we have to find the demand function from that, so obviously we'll use integration, because integration is nothing but antiderivative. तो उसका उल्टा चलना है यहाँ पे हमको. So if we have the elasticity and we have to find the demand function, we have to use integration. See, we know that elasticity of demand is minus p by x into dx by dp. अब यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इलास्टिसिटी को जो भी जिस फॉर्म में भी गिवन है उसको लेकर वेरिएबल सेपरेट करेंगे, x के वेरिएबल dx के साथ, p के वेरिएबल dp के साथ, और उसके बाद करेंगे इंटीग्रेशन और यू विल गेट द आंसर. बहुत सिंपल सा काम है. देखिए, सपोज हम कहते हैं लेट ed is k, फाइंड डिमांड फंक्शन. एक बहुत सिंपल सी बात से शुरू करता हूं. देखो सर, आप जानते हैं ed क्या होता है. ed होता है माइनस p बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी. ed की जगह डाल दीजिए k इज इक्वल टू माइनस p बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी. अब हमको क्या करना है, जो वेरिएबल्स हैं p के टर्म्स में उनको dp के साथ लेके जाना है, जो वेरिएबल्स x के टर्म्स में उनको dx के साथ लेके जाना है. एक बात का ख्याल रखेंगे, dx और dp दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए. आप वेरिएबल सेपरेट इस तरह से करेंगे कि dx भी रहे न्यूमरेटर में और dp भी रहे न्यूमरेटर में. यानी यहां से अगर मैं यहां से अगर मैं dp और p को लेफ्ट साइड ले जाऊं तो dp भी आ जाएगा न्यूमरेटर में. सो दिस मीन्स k टाइम्स dp बाई p इज इक्वल टू माइनस dx बाई x. ठीक है, आप dp भी देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ है, न्यूमरेटर में है, और dx भी न्यूमरेटर में ही है. इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो आएगा आपका क्या, k टाइम्स इंटीग्रेशन dp बाई p इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dx बाई x. सर dp बाई p, 1 बाई p का इंटीग्रेशन क्या होता है, log p. k टाइम्स ln p इज इक्वल टू माइनस 1 बाई x का log x ln x. और यहाँ पे लगाते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अगर सब कुछ लॉग फॉर्म में, तो कांस्टेंट को भी हम लॉग फॉर्म में ले लेते हैं ताकि हम लॉग इजीली एलिमिनेट कर सकें. तो कांस्टेंट ले लेते हैं log c. ठीक है, c कांस्टेंट है तो log c भी कांस्टेंट ही है. सर हमने लॉग फॉर्म में इसलिए लिया उसको ताकि लॉग को इजीली हम एलिमिनेट कर सकें. आप जानते हैं k log p क्या होता है, ये होता है log p रेज़ टू पावर k, और log c माइनस log x होगा log c बाई x. सो टेकिंग एक्सपोनेंट, आप जानते हैं कि e ln x इज x, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स. इसकी वजह ये है, एक्सपोनेंट लेने पे क्या आएगा, e log p के हो जाएगा p पावर k, और e log c x होगा c बाई x. सो इन दिस वे वी हैव ऑब्टेन्ड द डिमांड फंक्शन. ठीक है, तो आप p एज ए फंक्शन ऑफ x कर दीजिए या x एज ए फंक्शन ऑफ p कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी. p k इज इक्वल टू c बाई x, या फिर आप कह सकते हैं p इज इक्वल टू c बाई x रेज टू पावर 1 बाई k. किसी फॉर्म में भी आप उसको छोड़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है. अब देखिए, मैंने आपको एक बुकलेट प्रोवाइड किया है यहाँ पे जिसमें पास्ट ईयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन हैं. उस बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाता हूँ. जैसे क्वेश्चन 1 में देखिए, आपको दे रखा है कि इलास्टिसिटी 1 है, यानी k की जगह 1 डाल दीजिए जो आपने अभी निकाला उसमें. सेकंड पार्ट में इलास्टिसिटी k ही दे रखा है, थर्ड पार्ट में इलास्टिसिटी हाफ दे रखा है. 1 2 3 यही क्वेश्चन है जो अभी हमने करा. बस इसमें फर्स्ट पार्ट में यूनिट इलास्टिक है, k की जगह डालना है 1. सेकंड पार्ट में तो k की फॉर्म में आंसर छोड़ना है. थर्ड पार्ट में इलास्टिसिटी दे रखी है 1/2, तो k की जगह डाल देंगे 1/2. सिंपल सा काम है. ठीक है,
ओके, मैं फोर्थ क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ कह रहा है ऑब्टेन द डिमांड फंक्शन फॉर अ कमोडिटी हुज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, ए बी सी ए एंड बी आर कांस्टेंट, पी इज प्राइस पर यूनिट। इलास्टिसिटी पता है, ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए माइनस बी पी, ई इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। आप जानते हैं क्या, सिंस इलास्टिसिटी इज माइनस पी बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी, तो इसकी वैल्यू डाल दीजिए, ए माइनस बी पी इज इक्वल टू माइनस पी बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी पी। और मैंने बताया क्या करना है आपको, p वाली टर्म्स को एक तरफ, x को एक तरफ। इस बात का ख्याल रखेंगे जरूर दैट dp should come in the numerator and dx should also come in the numerator. So we have a minus bp times dp by p is equal to minus dx by x. So this is अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, अब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग both sides. What do you get from this integration? Integration a by p minus bp by p, b होगा with respect to p is equal to minus integration dx by x. So 1 by p का इंटीग्रेशन क्या होता है, log p, a log p, b का इंटीग्रेशन होगा bp is equal to minus 1 by x का log x. अब क्योंकि सब कुछ log के फॉर्म में नहीं है तो मैं, अब जरूरी नहीं है कि c को log फॉर्म में लिखूं, उसको ऐसे c भी लिखा जा सकता है। तो ये मेरा डिमांड फंक्शन आ गया जी मेरे पास, a log p माइनस बी पी। अब इसको आगे, यहाँ से आगे कुछ और मैं कर नहीं सकता हूँ, कोई ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे सर log log एक तरफ ले जाइए, फिर भी ये p एक्स्ट्रा बच जाएगा मेरे पास, इसलिए इस फॉर्म में छोड़ा जा सकता है इसको, और कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जरा। फिफ्थ में खास बात है, आपको यहाँ पे c जो कांस्टेंट उसकी वैल्यू भी निकालने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ इनिशियल वैल्यूज दे रखी हैं। कह रहा है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज p बाई एक्स क्यूब। क्वेश्चन 5 में आपको क्या पता है, E is equal to p by x cube. We know that elasticity होता है minus p by x into dx by dp, which means p by x cube is equal to minus p by x into dx by dp. अब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे लाइक p वाली टर्म्स एक तरफ, x वाली एक तरफ, तो यू विल गेट p times dp by p is equal to minus x cube by x times dx. फिर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे p से p कैंसिल हो रहा है, एक x कैंसिल हो जाएगा, आई गेट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे तो क्या आएगा, p आएगा, p इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर का क्या आएगा, x क्यूब बाई 3 प्लस e। सो दिस इज द डिमांड फंक्शन, मगर यहाँ पे कुछ इनिशियल वैल्यूज अवेलेबल हैं। डिमांड इज 3 व्हेन प्राइस इज 2, सो वी नो दैट ऑल्सो x इज 3 व्हेन p इज 2। इसका मतलब क्या है, 2 इज इक्वल टू माइनस 27 बाई 3 प्लस सी, ये 9 हो गया, माइनस 9 यहाँ के प्लस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू 11। सो डिमांड फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर डिमांड फंक्शन इज p इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब बाई 3, यहीं से ले रहे हैं हम लोग, बस अब c की जगह डाल दी, c की वैल्यू, क्या वैल्यू c की है, 11 प्लस 11। सो दिस इज द डिमांड फंक्शन, p इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 11। तो ये हो गया आपके सामने सिचुएशन। अब ये क्वेश्चन 6, 7, 8 तीनों सेम है लगभग, थोड़ा सा डेटा का डिफरेंस है, अदरवाइज एक जैसे क्वेश्चंस हैं। वो एक 96 में आया था, और ये देखिए 7 तो 97 में, 11 में, 13 में और 2012 में। ठीक है, ये सी जहाँ लिखा होता है वो एसओएल का एग्जाम है, कॉरेस्पॉन्डेंस का। और क्वेश्चन 8 जो आया था वो 2002 में आया था। तो मतलब एक जैसे बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी EP इज 3p बाई p माइनस 1 टाइम्स p प्लस 2। देखना पड़ेगा मुझे वापस आके।
EP is 3 times 3p by p minus 1 p plus 2. कुछ इनिशियल वैल्यूज भी उनको बाद में यूज करेंगे, पहले हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं. We know that elasticity of demand is minus p by x into dx by dp, यानी 3p by p minus 1 p plus 2 is equal to minus p by x into dx by dp. ये p से p दोनों साइड कैंसिल हो रहा है, फिर लाइक टर्म्स एक तरफ लेके जाएंगे तो 3 dp by p minus 1 p plus 2 is equal to minus dx by x. तो आप जानते हैं ये जो फॉर्म होती है 3 बाय कांस्टेंट एक लीनियर फ्रैक्शन और एक दूसरा भी लीनियर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं. सिंस या ऐसे कर लीजिए, let 3 by p minus 1 p plus 2 is a by p minus 1 plus b by p plus 2. ठीक है, और ये a b की अगर वैल्यूज हम निकाल सकें तो इजीली हम इसको दो पार्ट्स में अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, काम आसान हो जाएगा. पहले राइट साइड पे एलसीएम लेते हैं. 3 by p minus 1 p plus 2 is equal to a times p plus 2 plus b times p minus 1 by p minus 1 p plus 2. तो ये कैंसिल हो गया दोनों साइड से, बच गया क्या मेरे पास 3 is equal to a times p plus 2 plus b times p minus 1. अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार इस एक्सप्रेशन को जीरो पुट करते हैं, एक बार इस एक्सप्रेशन को जीरो पुट करते हैं. let p minus 1 is equal to 0, that means p is equal to 1, so we get 3 is equal to a times p जगह 1 डालेंगे तो 1 plus 2 हो जाएगा 3 प्लस b टाइम्स p की जगह 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 0. तो a is equal to 3 by 3 यानी कि 1, a की वैल्यू 1 आ गई. फिर दूसरे एक्सप्रेशन को 0 लेंगे एक बार, let p plus 2 is 0, that means p is equal to minus 2. so अब यहाँ पे रिप्लेस करते हैं अगर तो 3 is equal to a times minus 2 plus 2 0, b टाइम्स minus 2 minus 1 minus 3, तो b हो जाएगा minus 3 by minus 3 यानी minus 1. तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई minus 1. इसका मतलब 3 by p minus 1 p plus 2 is 1 by p minus 1 minus 1 by p plus 2. तो अब इस हमने जो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करे इसको हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे. सो देयरफॉर वी हैव 1 by p minus 1 minus 1 by p plus 2 dp is equal to minus dx by x. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका 1 by p minus 1 by x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1 by p minus 1 का क्या होगा log p minus 1 ln of p minus 1. ऐसे 1 by p plus 2 का log p plus 2 is equal to 1 by x का log x. अब जब सब कुछ ही log फॉर्म में है तो c भी log फॉर्म में ले लीजिए प्लस log c. अब चाहे लेफ्ट साइड लीजिए चाहे राइट साइड, इसका फर्क नहीं पड़ता. log m minus log n क्या होता है, log m by n, तो ये आ जाएगा log of p minus 1 by p plus 2 is equal to ऐसे log c minus log x होगा log of c by x. log कैसे हटाएंगे, एक्सपोनेंट लेकर, तो टेकिंग एक्सपोनेंट, e से log कैंसिल, p minus 1 by p plus 2 is equal to c by x. तो ये मेरे पास आ गया डिमांड फंक्शन. अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, इसके लिए मेरे पास कुछ इनिशियल वैल्यूज हैं. कह रहा है क्वांटिटी डिमांडेड इज 8 व्हेन प्राइस इज 2. वी नो दैट x इज 8 व्हेन p इज 2, तो डाल दीजिए वैल्यूज. 2 minus 1 by 2 plus 2 is equal to c by 8. 1 by 4 is equal to c by 8. c is equal to 8 by 4 यानी कि 2. So therefore demand function is p minus 1 by p plus 2 is equal to 2 by x. अब आप इसको किसी भी फॉर्म में, आप इसको चाहे p को एज ए फंक्शन ऑफ x ले आइए या फिर x को एज ए फंक्शन ऑफ p ले आइए, वो आपकी चॉइस है, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं.
ठीक है, थोड़ा और समय लगेगा मगर कर सकते हैं। मैं x को ले जाता है एज ए फंक्शन ऑफ p, तो यानी x इज इक्वल टू 2p प्लस 4 डिवाइड बाई p माइनस 1, ये मेरा आ गया इनवर्स डिमांड फंक्शन। मैंने कह दिया, अब आपकी चॉइस है, आप कैसे भी उसको चाहें तो ऐसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सेम है, सिमिलर क्वेश्चन है आगे भी। अब 8th भी वैसा है, 9th भी वैसा ही है। ठीक है, 10th क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट गिवन है और कॉस्ट फंक्शन पूछ रहा है। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट होता है x बाई सी इंटू डी सी बाई डी एक्स। सी यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन है, सी क्या यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, ये बात आपने पढ़ी है हमारे साथ क्लास में, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स की क्लास में पढ़ाया आपको हमने। अब उसको इंटीग्रेशन में यूज कर रहे हैं बेसिकली। जो भी वहाँ पे हमने इलास्टिसिटीज निकाली थी, उन इलास्टिसिटी को देकर आपसे वो पूछ सकता है फंक्शन। जैसे वहाँ पे हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाला था, तो वो आपको इलास्टिसिटी सप्लाई दे के सप्लाई फंक्शन पूछ सकता है। ऐसे कोई भी आपको रिवर्स में दे सकता है, पूछ सकता है आपसे। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी पता है 5x बाई ट्वाइस ऑफ 5x प्लस 9। इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट इज 5x बाई 2 times 5x plus 9. We know that elasticity is x by c into dc by dx, यानी 5x by twice of 5x plus 9 is equal to x by c into dc by dx। तो यहाँ पर देखिए x से x हो रहा है कैंसिल। अब यहाँ पे आपको इस बात का फिर से ध्यान रखना होगा कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है वो न्यूमरेटर में होने चाहिए, यानी dx को इधर लेके आना पड़ेगा आपको। मैं प्रेफर करूंगा ब्लैक कलर यूज करना। 5 बाई ट्वाइस ऑफ 5x प्लस 9 dx इज dc बाई c। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 5 बाई 10x plus 18 with respect to x is equal to integration dc by c। 5 times log mod 10x plus 18। इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर कुछ कोफिशिएंट उसे डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट x का 10 है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा बाई 10 इज इक्वल टू dc बाई c का log mod c। और क्योंकि सब कुछ log में आ गया तो कांस्टेंट भी लॉग में लेना पड़ेगा। और यहाँ पे कांस्टेंट को मैं c नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि c तो कॉस्ट फंक्शन है, तो कांस्टेंट कुछ और बोल देता हूँ, प्लस log k। तो ये आ रहा है आपका 1/2 log mod 10x plus 18 इज इक्वल टू log mod ck। ये पावर में चला जाएगा, log mod 10x plus 18 की पावर हाफ इज इक्वल टू log mod ck। टेकिंग एक्सपोनेंशियल करेंगे यहाँ पे तो log log हट जाएगा, 10x plus 18 की पावर हाफ इज इक्वल टू c इंटू k, वे k इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लिख दीजिएगा इस बात को, k इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यानी c कॉस्ट फंक्शन इज 10x plus 18 की पावर हाफ डिवाइड बाई k। क्योंकि क्वेश्चन में हमको कोई इनिशियल वैल्यूज नहीं दी हैं, दे रखी हैं सॉरी। फाइंड टोटल कॉस्ट गिवन दैट फिक्स कॉस्ट इज 18। अच्छा, फिक्स कॉस्ट 18 दे रखा है। व्हेन x is 0 c is equal to fixed cost यानी 18। तो यानी 18 is equal to 0 plus 18 की पावर हाफ डिवाइड बाई k, k is equal to 18 की पावर हाफ बाई 18। तो यानी k is equal to 1 बाई 18 पावर हाफ। तो c क्या हो गया, 10x plus 18 पावर हाफ डिवाइड बाई 18 पावर हाफ। अंदर ले जाइए इसको, ये पूरा रूट है बेसिकली। 10x प्लस 18 बाई 18 यहाँ छोड़ सकते हैं और आगे मैनिपुलेशन कर सकते हैं। 10x बाई 18 प्लस 1, जहाँ चाहे वहाँ आप उसको ले जाकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिचुएशन आपके सामने। ये हमने इलास्टिसिटी से कैसे हम डिमांड फंक्शन निकालते हैं या इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट से कैसे कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं उसका प्रोसेस देख लिया। अब कोई भी इलास्टिसिटी आएगी तो उससे आप फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। फिर भी किसी को अगर कोई बात समझ नहीं आई, कोई क्वेरी है, तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।